आज हमने बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब भी हमने पढ़ना होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, जैसे कि अब क्लास 11 से हम लोगों ने 12th में जंप किया, पहले तो सबको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी चीजें थी जो क्लास 11th में कहीं ना कहीं हम लोगों ने इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया, चीजों को सोचा कि चलो ठीक है ना, हो जाएगा, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हो जाएगा, या बहुत बेटर कर सकते थे, और बेटर हो सकता था। कहीं ना कहीं एक नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जो क्लास 12th में मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एक कंपैरिजन पेपर का, ऐसा है। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं वी हैव केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, ऐसा ही होना चाहिए था, बट वो गैप ऐसे कर देते हैं एकदम से। कहाँ वो लिफ्ट अप कर रहे हैं, डे बाय डे, हर ईयर बाय ईयर उसे डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन, कहीं ना कहीं आप देखें, व्हेन यू आर डीलिंग विद मैथ्स, आप देखते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स ज्यादा हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स ज्यादा हैं, थ्योरी कम है, डेरिवेशंस कम है, तो कहीं ना कहीं दो पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। व्हेन वी आर डीलिंग विद केमिस्ट्री, तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, आपका थ्योरी है बट डेरिवेशन पोर्शन काफी लिमिटेड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से हमारे पास दो पोर्शंस क्या हो जाते हैं, थोड़े लैक कर जाते हैं। सेम एज बायो, थ्योरी तो बहुत वास्ट है, बट न्यूमेरिकल का सपोर्ट मिल जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, डेरिवेशंस का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो मेरे पास कनेक्टेड फॉर्मूलाज हैं वो कम हो जाते हैं। और वो कम होने का इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में मीनिंग क्या होता है, मेरा बर्डन थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। तो मैं अगर आपसे सबसे पहले बात करूं कि हमारे पास है क्या, हमारे पास ये चार सेगमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली बात कि हमारे पास जो थ्योरी है, फिजिक्स आपके पास चार पार्ट से है। एक, आप इसमें थ्योरी को डील कर रहे हैं, ये भी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आते हैं हम डेरिवेशंस के ऊपर, ये भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये दोनों अगर नहीं आते होंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है करना। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मानता हूं कि भाई पोर्शन जो बच्चे को परेशान कर रहा है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, और या मैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट बोलूं, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं लास्ट के डेज में, स्टार्टिंग डेज में नहीं। स्टार्टिंग डेज में कहते हैं अरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही तो हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, इसमें क्या है, थ्योरी तो होती है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है। अब आपने फिजिक्स की थ्योरी का अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स की थ्योरी मेरे लिए क्या कहती है, फिजिक्स की थ्योरी ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को ब्रेक करना है, उस थ्योरी को ब्रेक करना है ताकि उसकी लैंग्वेज को हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मोल्ड कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए ये है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, इस थ्योरी को ब्रेक करना, जिसका रोल क्या है, ये डायरेक्ट वे में नहीं आ रही पेपर के अंदर, ये कहीं से भी आपके पास डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है आपके पास, इनडायरेक्ट लिंक करता है। ये पार्ट हर बच्चे का बहुत अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा स्पेसिफिकली, ये 90% बच्चों का बहुत अच्छा पार्ट है, तो दैट इज वाई इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम बनते हैं। लेकिन अगर इस पे कमांड नहीं है, तो आप जो कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे जो कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, उसके लिए डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से थॉरो होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन, जो कि आपका सेम एज एक फोबिया है क्लास 11 से, कि ये क्या है, कितने करें, कितने न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। तो बेटा पहले इन दो पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके फिर आप इस पे जंप करके देखना कि आपको कितना इजी भी लगेगा, और आप इन चीजों को अडेप्ट भी कर सकते हैं डे वन से। चौथा पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लास्ट का पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये एंडलेस, इसमें मैं कोई लिमिटेशन नहीं डाल सकता कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करके भी हम परफेक्ट हो जाए, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस
न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, जो वन वर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो थ्योरी बेस्ड भी पूछ रहा है, वो उसमें क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके भी पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पोर्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए कि हम चीजों को लेके चलें। तो फिजिक्स में कोई भी चीज आपने जो करनी है, ठीक है, उसका सबसे पहला रोल ही यही होगा। जैसे अब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे, चैप्टर का इंडेक्स मिल जाएगा, वो आपने पेस्ट कर दिया, उसमें सारे टॉपिक्स आ गए, और उसमें मैं साथ के साथ वहां पे मेंशन करवा दूंगा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए क्या है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों को थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट है, या इसको कैसे लिंक करना है, कैसे हमें मोल्ड करना है, आज की क्लास में हम ये चीजों को देखते हैं। कि सबसे पहला पार्ट हमारा जो आया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। पहला चैप्टर जो है मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, बट वो हमारा एज पर जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या कुछ भी हम डील करना चाहते हैं, उसमें उस चैप्टर का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर 1 और 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा आता है, दैट इज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब बेसिक्स हमें पहले पढ़नी है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स क्या है। तो इस बेसिक को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है बेटा, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जब भी मैं चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलता है। तो कहता है कि ये जो चार्ज है, जिसको हमने क्या किया, रेस्ट पे स्टडी किया, पहला थ्योरी ब्रेकिंग तो यहीं से आ गया। बोला क्या, कि तेगवीर बोला कि भाई सर क्या चार्ज हमेशा रेस्ट पे ही हो सकता है, क्या प्रोटॉन को मैं रेस्ट पे ही पढ़ूं। या तो मैंने जब चार्ज डेवलप किया या बनाया, तो मेरे को उसी टाइम बोल देना चाहिए था कि इसको मैं हमेशा कैसे स्टडी करूंगा, रेस्ट पे स्टडी करूंगा। जैसे यार ओम्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें गोविंद हमें क्या बोला गया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट किस पे बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसने बोल दिया था कि ओम्स लॉ कहां वैलिड होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये बात हमें बता दी थी उसने, बट ऐसा तो इसने कुछ भी नहीं बोला इसके अंदर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये चार्ज है बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो चार्ज है, ये मेरा चार्ज कितनी स्टेट है अपने पास, फलक कितनी स्टेट्स होती हैं फिजिक्स के अंदर। अगर मैं पढ़ूं मोशन या काइनेमेटिक्स की बात करूं, तो अपने पास कितनी स्टेट्स हैं। या तो मैं इसे किस में स्टडी कर सकता हूं, रेस्ट में, या स्टार्ट, या क्या स्टडी कर सकता हूं बेटा, मोशन में। तो ये क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो गया, यहीं से फ्रेम हो गया कि भाई हमने बोल दिया रेस्ट है, बट हमें रेस्ट तक रुकना नहीं है, हमें ये जानना है कि भाई रेस्ट के साथ और क्या पढ़ सकते हैं, मोशन में। अब मोशन फर्दर कितने टाइप का हो सकता है, या तो वी क्या हो सकता है बेटा, कांस्टेंट हो सकता है, या वी क्या हो सकता है बच्चे, क्या कोई दिक्कत है इसमें, या तो मेरा वी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या मेरा वी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर रेस्ट पे है तो अब यहां से मुझे क्या पता चला कि ये जो चार्ज का इंटरेक्शन है, ये मैं कितने तरीके से कर सकता था, 3 टाइप से कर सकता था। इसे रेस्ट पे स्टडी कर सकता था, इसे मोशन में स्टडी कर सकता था, और मोशन फर्दर 2 टाइप्स में मैं कर सकता था। उसे कांस्टेंट वेलोसिटी दे सकता था, उसे वेरिएबल वेलोसिटी दे सकता था। अगर मैं उसे कांस्टेंट वेलोसिटी दूंगा तो उसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही होगी। लेकिन अगर वो वेरिएबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इट हैज सम एक्सेलरेशन, और उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा और किसी मास बॉडी पे लगेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बेटा कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी मुझे ये पता चला कि इस चार्ज का जो इंट्रैक्शन है, जब मैं रेस्ट पे स्टडी करूंगा तो सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। इस चार्ज को अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, एक तो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में क्या बनेगा बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बेटा बात? यानी ये पार्ट न्यूमेरिकली कॉन्सेप्चुअली हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए कि जैसे ही मुझे बोला गया कि मेरा जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, तो मुझे पता है मैं सिर्फ फॉर्मूलाज जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो सिर्फ किस दायरे में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन अगर उसी चार्ज को मैं मोशन में ले आया तो सबसे पहला पॉइंट मेरा वहां पे क्या होगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो जो मेरा चार्ज है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है या किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। अगर ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा होगा तो उसमें क्या मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन अगर ये वेरिएबल हुआ तब क्या होगा, अगर ये वेरिएबल हुआ तब क्या होगा बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा प्लस एक रेडिएशन निकलेगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ आई बेटा बात? लेकिन हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज को किसमें स्टडी कर रहे हैं बच्चे, रेस्ट पे। यानी चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज किसके पढ़ूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज की प्रॉपर्टी यहीं रुक जाएगी, आगे जब मैं उसे मोशन में पढ़ूंगा मैग्नेटिक के अंदर तो भी मेरे चार्ज की प्रॉपर्टीज मुझे दिमाग में होनी चाहिए। जब मैं उससे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेरा एक कंप्लीट चैप्टर है बेटा ये ईएम वेव्स, ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है। तो जब मैं इसे स्टडी करूंगा तो भी मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं वो मेरे दिमाग में होने चाहिए। ये चीज डिफिकल्ट बनाती है फिजिक्स को, कि एक चैप्टर हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर एट्थ में भी उसके कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रिटेनिंग पावर क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए। तो वो तभी हो पाएगी जब हम हर टॉपिक को फिल्टर कर लेंगे, उसकी थ्योरी, उसकी डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, तभी इस फ्रेम के साथ चलेंगे तो पेपर डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे तो पेपर कुछ भी आ जाएगा। कहीं से नहीं बोला कि पेपर बेस्ड थ्योरी होगा, कहीं से नहीं बोला कि पेपर बेस्ड डेरिवेशंस होगा, क्या सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ नहीं बोल रहा। यही सबसे बड़ा टास्क है जो इसको डिफिकल्ट बना रहा है। ठीक है बेटा? तो अपने पास हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी मैं चार्ज को किस में स्टडी कर रहा हूं, रेस्ट पे। तो चार्ज को जब मैं रेस्ट पे स्टडी करूंगा तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर उसी चार्ज को मोशन में लेके जाऊंगा तो मोशन पे मेरी दो पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। पहली पॉसिबिलिटी क्या कहता है कि वो क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वही किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, साथ में एक रेडिएशंस उसमें से निकलेंगी जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो कि क्या है, एग्जांपल्स हमें पता है बेटा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये कितने यूटिलिटी हैं इसकी, इसकी यूटिलिटी के कारण ही तो इसको पूरा एक चैप्टर बना दिया गया। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई? अब बार बार एक छोटी सी बात आ रही है, चार्ज चार्ज चार्ज, है ना, बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन देखना, छोटी सी डेफिनेशन है, फिर उसको उसका ऑपरेशन करेंगे कि भाई उसमें से क्या छोटी छोटी बातें कितनी सारी निकल गई। जैसे हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बाइफिक्रेट किया तो हमने इसकी एक्सपेंशन की। वैसे ही अब यहाँ एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई चार्ज क्या होता है, किसी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी, इंटरनल, मैटर की। चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक। या ये कह सकते हैं वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। चार्ज एक एलिमेंट्री यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी बेटा, मैटर की। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज कैरी कर सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं? मैंने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैग्नेटिक फोर्स कितने टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, अट्रैक्टिव कब होगा, जब अनलाइक चार्जेस होंगे। इलेक्ट्रिक के लिए बात करेंगे तो अनलाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। और मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ेंगे तो लाइक पोल्स
रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात क्लियर है। अब ये डेफिनेशन वाइज तो हमने याद की, बहुत छोटी सी लगी। अब इसको ब्रेक करें, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस छोटी सी बात को ब्रेक करूं कि यार सबसे पहली बात उसने क्या की, अगर आप चार्ज की डेफिनेशन में बात करें, सबसे पहली बात अपने पास क्या आई यार, कि एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या कहता है बेटा ये? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी किसकी, मैटर की। तो ठीक है, जो क्या इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों शो कर सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसमें से एक ये छोटा सा वर्ड देखा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आ गई यार। मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या होता है? जिसके पास मास होगा और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसका मतलब क्या हुआ? चार्ज क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? मास डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ बच्चे अपने पास, कि चार्ज इज मास डिपेंडेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी मैंने अगर आपको बोल दिया कि किसी बॉडी के पास चार्ज है, तो कंपलसरी है उसके पास मास होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट मास वो आ पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा? मैटर है। और मैटर कुछ भी होता है वो मास भी ऑक्यूपाई करता है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। अगर मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तभी तो उसको मैटर बोलते हैं। दैट मीन्स कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट आए, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें अगर मैंने चार्ज को एक्सेलरेट किया तो चार्ज है, चार्ज है, मास होगा, एक्सेलरेट हुआ, फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी तो एक्सटर्नल फोर्स आया, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन हुआ। समझ आई बेटा बात, कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बट क्या रिवर्स भी ट्रू है? क्या मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज या नहीं? बोला गया चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पक्का? मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना? नहीं। हमने केमिस्ट्री में कॉम्पोजिशन पढ़ी थी, एटम की कॉम्पोजिशन क्या थी भाभी का? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है? नहीं होता ना। और मास होता है नियरली इक्वल्स टू प्रोटॉन। इसका मतलब यहां पे एक छोटी सी गलती करवा देगा हमसे ये, कि मास तो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के पास नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया, बट मास तो हो सकता है। तो मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता एग्जिस्ट, लेकिन चार्ज कभी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन, और इससे कितने सारे पॉइंट्स निकल के बाहर आ गए। दीज आर कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी इसको नहीं कहूंगा मैं डेफिनेशन को, कि चार्ज की थ्योरी है। इसे ब्रेक करना, इसको थ्योरी कहते हैं। ये अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में है तो आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये थ्योरी का ब्रेक करने का मतलब न्यूमेरिकल्स की जो लैंग्वेज है उससे आप ब्रेक कर पाएंगे। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। आपने देखा क्लास 9th में v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे, 11th में भी वही इक्वेशंस थे। दिक्कत कहाँ आ रही है? उस लैंग्वेज को ब्रेक करने में। वो लैंग्वेज अगर हम ब्रेक करनी सीख गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और उसको ब्रेक करना या उसको इजी करने के लिए क्या चाहिए बेटा? इन डेफिनेशंस को ऐसे तोड़ना, ब्रेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सब चीजें नोट्स में नहीं लिखी जा सकती, समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। तो ये सब चीजें डेफिनेशन के साथ आपको साथ बताई जा रही हैं, आपको ध्यान में रखना है। और जब आप अपनी पीपीटी को राइट डाउन करेंगे तो साथ में अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहेंगी चीजें। और बाद में ये बैकअप क्लासेस के अंदर, इनके अंदर ये सब चीजें इतनी डिटेल में नहीं जा पाती हैं। समझ आई मेरी बात? ये यानी ये दो चीजें हमने पढ़ी, एक रेस्ट पे चार्ज को स्टडी किया, मोशन के इफेक्ट्स को स्टडी किया, उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि डेफिनेशन क्या होती है। तो चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? दो टाइप के हो सकते हैं, एक अट्रैक्टिव हो सकता है, एक रिपल्सिव हो सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट भी दो टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है और
रिपल्सिव हो सकता है। इज इट ओके? कोई डाउट यहां तक बेटा? अब इसके बाद अगली बात जो मेरे पास आती है वो आती है टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। कितने टाइप के चार्जेस हैं यार? दो टाइप के। हम कहते हैं कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बात पड़ी। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, यही तो बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। बट थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। थोड़ी सी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक एटम है बेटा। ये क्या है बच्चे? ये मेरा न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ क्या कर रहा है? ये बात क्लियर है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिसमें मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास क्या होंगे? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अब न्यूट्रॉन्स का रोल तो मेरे लिए खत्म है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। और मैं पढ़ क्या रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें मैं चार्जेस को स्टडी कर रहा हूँ रेस्ट पे। तो इस पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इसका रोल तो मेरे लिए खत्म। तो मेरे पास बचा प्रोटॉन और मेरे पास बचा इलेक्ट्रॉन। ये एटम है। एटम कैसा होता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात क्लियर है अपने को? अब यहाँ पे न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है खुशी? फिजिक्स में न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होने का मतलब देखो, अभी तक हमारे पास ये था, हम कहते थे न्यूट्रल है मतलब उसका कोई चार्ज नहीं। फिजिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। क्या याद रखेंगे यहाँ पे? वहां पे नेट चार्ज जो है इज जीरो। क्या कोई दिक्कत बेटा इस बात? नहीं, कहीं पे भी अब हमें बोलेगा बॉडी न्यूट्रल है, तो उसको मतलब मैं ये नहीं कहूंगा उससे कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? उसके पास उसका नेट चार्ज क्या है? जीरो है। और नेट चार्ज जीरो कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही ये इक्वल हो गए तो मैंने क्या बोल दिया? मेरा नेट चार्ज क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। यानी एटम तो न्यूट्रल है। अब मुझे चाहिए बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव। दो टाइप के चार्जेस आप लोगों ने बोला, बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन मैंने बोला टाइप्स ऑफ चार्जेस के अंदर, मान लीजिए बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए के पास मैंने बोला 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉडी बी के पास भी 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात समझ आती है? बॉडी ए के पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, बॉडी बी के पास भी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेट चार्ज क्या हो गया चेस्टा इस पे? ए पे कोई चार्ज होगा, बी पे कोई चार्ज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक। अब मैंने क्या किया बेटा? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। तो आपको पता है चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में मतलब नॉर्मल अलजेब्रा लगेगा, एडिटिव होता है, प्लस माइनस नॉर्मल लगेंगे। तो मैंने बोला 10 प्रोटॉन थे, 10 के 10 ही रहे, क्योंकि मैंने प्रोटॉन्स को मूव नहीं करवाया। किसको मूव करवाया? इलेक्ट्रॉन को। तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो कितने रह गए बेटा? मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। यहाँ पे क्या था बच्चे? 10 प्रोटॉन तो वही रहे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12 हो गए। ये बात अपने को क्लियर है बेटा? तो यहां से अपने ने देखा ए वाली बॉडी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, यानी लूज किया। और बी ने क्या किया? गेन किया। तो यहां पे क्या हुई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और यहां पे क्या हुआ बेटा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है बेटा? एक में क्या हुआ? डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, और एक में क्या हुई? गेनिंग हुई इलेक्ट्रॉन की। डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की बॉडी को क्या बना देगी? मेक्स द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। कोई दिक्कत बेटा? और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देगा? मेक्स द बॉडी नेगेटिवली चार्ज। समझ आई बेटा बात? यहां से कोई डाउट है तो बताओ। बात समझ आई? यानी प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन कम होना और इलेक्ट्रॉन बढ़ना, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देंगे। अब आती है बात
कि कोई बोलता है सर प्रोटॉन भी तो मूव कराए जा सकते थे, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते थे, गेनिंग ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते थे। ये बना यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग क्वेश्चन जो लीक से हट के पूछने की बात की। बोला इसमें से प्रोटॉन को मूव करवा देते। एक्चुअल में अगर मैं एक छोटी सी बात समझूं, यहाँ पे दोनों सेम थे, नेट जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन ने बैलेंस किया, 2 प्रोटॉन बच गए। तो मैंने बोला कि मेरे पास बॉडी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे यार 10 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मैंने बोला बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको इसने ऐसे ना बोल के इसने क्या बोल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो ये नेगेटिव हुए। तो बोला प्रोटॉन्स की मूवमेंट क्यों नहीं करवाई, प्रोटॉन की भी तो डेफिशिएंसी या गेनिंग कराई जा सकती थी, हमने वो क्यों नहीं किया, बताइए। क्या ये पॉसिबल था, पहली बात तो इज इट पॉसिबल और नॉट, पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन तो बनता है इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, पहली बात पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। भाविका ये ऐसा होता है बेटा, नॉट पॉसिबल का मतलब है कि किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा, और पॉसिबल का मतलब है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस पे इट कैन बी पॉसिबल। तो अब मैं वो पूछना चाह रहा हूं कि इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस में उसे कौन रोक के बैठा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। तो मुझे उस प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। अब उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यूटिलाइज करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और मेरा इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज लूजली बाउंडेड, बहुत आसानी से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। लूजली बाउंडेड है, बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्यों इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा। आप जैसे मान लो एक छोटी सी बात, कि आप घूमने गए कहीं, आपको पता है वंस अ वाइल आप साल में एक बार जा रहे हो, तो जाके क्या कहोगे, यार एक दिन बड़ी दिक्कत होती है होटल ढूंढने में या होटल को बुक करने में, एक काम करते हैं घर खरीद के छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। हमें पता होगा कि हम फ्रीक्वेंटली वहां जा रहे हैं, बात पैसे की नहीं है, पैसा आप लगा के छोड़ दोगे, लुक आफ्टर कौन करेगा, आप जाते ही नहीं हो, आप साल में एक बार जाओगे, आप अपनी प्रॉपर्टी ऐसी डाल के छोड़ दोगे, कोई हो लुक आफ्टर करने के लिए, केयर टेक करने के लिए, तो चलो फिर समझ आता है। अदरवाइज आप इस रिस्क को तो नहीं लोगे ना, कहोगे यार मेरा पैसा मेरे पास पड़ा है ना, तो उसको इन्वेस्ट करना है तो मैं कहीं अपने आसपास करूंगा ना, जहां मुझे मैं देख भी सकूं, मैं वहां क्यों जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। तो वही चीज यहाँ पे कि डेफिशिएंसी प्रोटॉन के साथ भी की जा सकती थी, इलेक्ट्रॉन के साथ भी की जा सकती थी, पॉसिबल तो था, बट वो क्या करता, वो मेरी बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी की क्या कर देता, वेस्ट कर देता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। दैट इज वाई मैंने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को चूज की। ठीक है बेटा, समझ आई बात। तो अगर अब मेरे से कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो मैं कितने टाइप्स के बोलूंगा चार्जेस, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स deficiency of electron, negative charge means gaining of electrons। यानी कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसका मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि वो प्रोटॉन, मतलब ये बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है बेटा। अब उसके बाद चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, हमने पढ़ा हुआ था बेटा, 10th में ही पढ़ लिया था, कूलम। क्वांटिटी ये बेटा अपने पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात अपने को क्लियर है। डायमेंशन फॉर्मूला ये बहुत जरूरी है, ये होता है ए टी। कैसे आया यार, आई का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्यू बाई टी, क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई के लिए क्या हो जाएगा एम्पियर, और टी के लिए क्या हो जाएगा टाइम। ये तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, आगे बहुत जगह पे जहां 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 आता जाएगा वहां यूज होता जाएगा, तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब नेक्स्ट बात जो आती है यहाँ पे, ये टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी हम सबसे पहली बात करें, हमने क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब अपने को पता है, हम चार्जेस को कैसे स्टडी कर रहे हैं, रेस्ट पे। यहीं से हमारा एक क्रॉस क्वेश्चन बन गया, क्या क्या सिर्फ रेस्ट पे स्टडी कर सकते हैं, नहीं हम इसे मोशन में भी स्टडी कर सकते हैं। मोशन में स्टडी करेंगे तो क्या होगा, दो वेलोसिटीज आ सकती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट हुआ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
लेकिन अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस साथ में एक रेडिएशन भी बाहर निकलेगा, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब दूसरी बात आई कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैग्नेटिक इफेक्ट भी कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम। क्वांटिटी अपने पास क्या होती है? स्केलर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एटी। टाइप्स कितने आए चार्ज के? दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव कब होगा? व्हेन वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज नेगेटिव कब होगा? व्हेन वी हैव अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आपसे जो यहां पे आई, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ चार्जिंग। अब यहां से कॉन्सेप्चुअल पार्ट आया, कॉज ऑफ चार्जिंग। कॉज क्या है चार्जिंग का? चार्जिंग मतलब कोई बॉडी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो इसका कॉज क्या है? बेसिक कॉज क्या है? आपको आप कहोगे कि चार्जिंग हो रही है व्हेन वी हैव अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होगा? क्या होगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा तो डेफिशिएंसी या गेनिंग होगी नहीं, और होगी नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा। दूसरी बात, इज मास चेंजेस ड्यूरिंग चार्जिंग। क्या मास चेंज होता है ड्यूरिंग चार्जिंग? बताओ पहले, मास चेंज होगा या नहीं? बहुत नेग्लिजिबल होगा, बट नेग्लिजिबल क्यों होगा? देखो एक छोटी सी बात समझना। अभी बेटा हमने पढ़ा था बॉडी ए, बॉडी बी। इसके पास क्या थे? 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स बचे और 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे क्या बचा? 10 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉडी हमें पता चली कैसी हुई होगी? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी कैसी हुई? नेगेटिव चार्ज। ये बात अपने को क्लियर है बेटा? ये हमने पिछले पार्ट से किया। अब मैं मास को डील कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 9.1 इंटू 10 की पावर। मास स्केलर या वेक्टर? मैंने बोला एक पेन का मास 1 ग्राम, तो 10 पेन का मास। ठीक है। तो माना मैंने कि एक एग्जाम्पल की फॉर्म में कि एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लो 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम से अब वो कितना रह गया? 8 ग्राम। तो मास तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। लेकिन कौन सा मास डिक्रीज हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मास। ठीक है। क्या बोला यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक मास क्या कर जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे वो 10 टाइम्स था, अब कितना हो गया? 12 टाइम्स हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मास इंक्रीज हो गया। तो यानी यस, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। स्लाइटली चेंज है, बट चेंज तो हो रहा है। तो जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मास कम हो जाएगा। ठीक है। और जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा उसका मास स्लाइटली अप हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो यस, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी विल चेंज। ठीक है बेटा? तो अब बात आई कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास को भी करेगा? अब दूसरा पार्ट आया क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आया, ये पार्ट खत्म हो गया। मैंने बोला क्या ये मास चेंज हो रहा है, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास को भी कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा अपने पास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफर करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मुझे लग रहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे कर रहा है? देखें क्या था पहले। टोटल मास बिफोर चार्जिंग कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, 20 टाइम्स हो गया। मान लो मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 ग्राम था, तो 20 का क्या हो गया? 20 ग्राम। आफ्टर चार्जिंग भी कितना होना चाहिए? 20 ग्राम। तो कितना है बेटा? 8 + 12 अगेन 20। तो क्या आया? सेम 20 ग्राम। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? सिर्फ
ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता हूँ। ठीक है, चार्जिंग वाला पार्ट क्लियर है, कॉज ऑफ चार्जिंग क्लियर है। अब इसमें अगला स्टेप जो आया दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लिखिए जरा फटाफट से, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखें, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Second, charge cannot exist, charge cannot exist without mass, charge cannot exist, charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge, but mass can exist without charge. ठीक है, third, charge is additive in nature, charge is additive in nature, charge is additive in nature, charge is additive in nature. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्केलर की तरह इसमें वेक्टर एडिशन हम यूज नहीं करेंगे। जब भी हम चार्जेस को डील कर रहे होंगे तो कोई भी वेक्टर एडिशन यानी ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, इस तरह का कोई ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। सिंपल जो हम मैथ्स में अलजेब्रा लगाते थे प्लस माइनस के तरीके, वही यूज करेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? सबसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, उसका मतलब क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। उसका मतलब है कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने पे उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा कि प्रोटॉन को रेस्ट पे ले आए तो वो इलेक्ट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन को मोशन में ले आए तो वो प्रोटॉन बन गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। द पार्ट इज क्वांटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखें जरा, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property by virtue of which, it is the property by virtue of which, it is the property by virtue of which charge on a body, it is the property by virtue of which charge on a body is the integral multiple of, charge on a body is the integral multiple of basic charge or elementary charge. Charge on a body is the integral multiple of basic charge और elementary charge। इसको जरा ध्यान से समझें। इसने क्या बोला, डेफिनेशन की बात तो करते हैं, उससे पहले इसने बोला क्या, इसने बोला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ई यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड माय बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एन अपने पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहली बात तो इसका इंपॉर्टेंस क्या आया,
दो इंपॉर्टेंस है। एक तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चार्ज बॉडी पे पॉसिबल है या नहीं। पहली बात तो ये क्या एप्लीकेशन बताता है बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज बताता है, ठीक है। एन इज एन इंटीजर, ये कभी भी क्या हो सकता है बेटा, ये हमेशा इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, क्योंकि क्वार्क है वो आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है। क्वार्क अभी तक आपके कोर्स में नहीं है, इवन एंट्रेंस में भी नहीं है, ठीक है। जब वो आ जाएगा उसमें कुछ बेनिफिशियल्स हो जाएगा तो मेरा एलिमेंट्री चार्ज E/3 हो जाएगा, तब मे बी पॉसिबल हो। अभी तक जो मेरा बेसिक चार्ज है दैट शुड बी E ओनली। तो इसमें ये जो मेरा N है ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता, इस बात को याद रखेंगे बेटा। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कभी नहीं बोलते आप ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, 2.3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, आप हमेशा क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअली गलती करवाता है हमसे कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में नहीं हो सकते, हमेशा इंटीजर हो। ठीक है बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, पूछ, कोई डाउट है तो। पक्का, चार्ज जो है वो डेसिमल में आ सकता है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इन डेसिमल, वो आपके पास फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कभी भी आपके पास पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में नहीं आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कहता है इसका यूज क्या हुआ यार, ये क्या करता है मेरे लिए, इसने बोला ना इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिससे हम बॉडी पे चार्ज कितना है वो बता सकते हैं। जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल, वही सेम ए और बी। अब मैं प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रोटॉन्स हमें पता है हमने मूव नहीं कराने। मैंने क्या बोला बेटा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो उसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी कैसी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना बेटा। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस NE, ठीक है बेटा। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो यार Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ NE। बात समझ आई बेटा, N अपने को पता है 2, E की वैल्यू पता है, तो चार्ज आ जाएगा, A पे कितना चार्ज आएगा बेटा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज किस पे आ गया, बॉडी ए पे आ गया। अब बॉडी बी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, सेम चार्ज बट किस साइन के साथ, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम विद माइनस ऑफ साइन, ठीक है। हाँ, तो नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ, ये माइनस का साइन सिर्फ क्या बता रहा है, हमारे पास वो मैथ्स के नंबर सिस्टम में आता है। मैथ्स के नंबर सिस्टम में वो क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है कि ओरिजिन से आप लेफ्ट जा रहे हो। प्लस माइनस जो है ये हम लगाते हैं फॉर आर डायरेक्शन ओनली। सही, हम क्या करते थे बेटा, ये आप ये करते थे ना 1 2 3 पॉजिटिव, टेकिंग लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। मैं अगर लेफ्ट को पॉजिटिव ले लेता तो राइट क्या हो जाता, नेगेटिव। तो एज पर हम 7th 8th के बच्चे को बोले, वो कहेगा आपने गलत कर दिया, लेकिन हमें क्लास 11th में आने के बाद आ गया ना कि हम अपनी डायरेक्शन को खुद से असाइन कर सकते हैं। हम कह सकते थे ना वर्टिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई बेटा, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट है। तो इससे मुझे क्या पता चला, किस बॉडी पे कितना चार्ज है बताया जा सकता है। तो इससे बेनिफिट क्या मिला कि अगर मैं, कोई चार्ज मुझे दिया गया, कह रहा है इज दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी, तो हमें क्या लगेगा, चार्ज दिया तो पॉसिबल तो होगा। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में आ गए दैट मीन्स वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, और अगर फ्रैक्शन में ना आके कोई नंबर दे रहा है तो यस इट कैन बी पॉसिबल। समझ आई बेटा बात। तो क्वांटाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पे चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आया, क्वांटाइजेशन कितने स्टडी किया कैसे जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वांटाइजेशन की, ये ना हमारे पास फिजिक्स में दो तरह के लेवल में, एक अपने पास होता है माइक्रोस्कोपिक, एक अपने पास क्या है बेटा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ आप लोगों को, समझे जरा।
एक क्या होगा बेटा? माइक्रोस्कोपिक। और एक क्या होता है बच्चे? और एक क्या हो जाता है? मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है। फिजिक्स में हम इस माइक्रोस्कोपिक लेवल को हमेशा क्या कर देते हैं बेटा? इग्नोर कर देते हैं। रीजन क्या होता है इसके पीछे? एन क्या हो जाता है? बहुत लार्ज हो जाता है। ये तो स्मॉल होता है, बट एन की वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। दैट इज वाई इसके जो डिस्क्रिट इफेक्ट को, बेसिकली क्या होता है बेटा? डिस्क्रिट इफेक्ट पढ़ना होता है। डिस्क्रिट का क्या मतलब होता है? साइज वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को डिस्टिंग्विश करने की हेल्प रखता हो, अपनी इंपॉर्टेंस रखता हो। जैसे छोटी क्लासेस में आपने देखा था, एक डार्क रूम के अंदर विंडो में आप छोटा सा होल कर दें, सनलाइट आ रही होती है, तो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते हैं। क्या वो कॉन्टिन्यूस होते हैं? दिख रहे होते हैं लगातार आते हुए, लेकिन सब में गैपिंग दिख रही होती है आपको, अपनी प्लेसिंग दिखा रहा होता है, डिस्क्रिट होता है। बट इसमें अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या? इट रिमेन्स कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस इफेक्ट को हम नहीं स्टडी करते, हम उसके कौन से इफेक्ट को स्टडी करते हैं? डिस्क्रिट इफेक्ट को, जो किस लेवल पे होता है? ओनली एट माइक्रोस्कोपिक। यानी हम क्वांटाइजेशन सिर्फ किस में पढ़ेंगे बेटा? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली। हम मैक्रोस्कोपिक पे उसे क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एन की वैल्यू क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है। ठीक है। अब अगली बात जो आती है, कहता है क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है? इसका भी तो कॉज होगा। क्या कॉज होगा? ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। अगर वो इंटीग्रल ट्रांसफर नहीं होगा तो क्वांटाइजेशन के इफेक्ट को हम स्टडी नहीं कर पाए। समझ आई बेटा बात? कोई डाउट यहां तक? पक्की बात? यहां तक सब समझ आई बात? अब इस पे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं छोटा सा, देखें कि जो हमने पढ़ा उसको पूछा कैसे गया। एक क्वेश्चन देखें आप। इसने बोला, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक माइक्रोस्कोपिक स्फेयर्स लिए गए, स्प्रे इनटू क्लैम्बर, चैम्बर पे एक स्प्रे किया गया, बिकम्स चार्ज विद चार्जेस, ये चार्जेस दे रखे हैं, +3e, +5e एंड -3e रिस्पेक्टिवली। यानी स्प्रे करने से पहले उसके पास क्या चार्जेस आ रहे हैं? 3e, +5e, -3e रिस्पेक्टिवली। ऑल द थ्री स्पेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट, केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है। हमने सारे के सारे स्पेयर्स को क्या किया? कॉन्टैक्ट किया। और उसके बाद क्या किया? साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्टैक्ट किया फॉर अ मोमेंट, छोटे से टाइम के लिए, और उसके बाद उसे सेपरेट कर दिया। तीनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर? इसमें से कौन सी वैल्यू जो होगी वो फाइनल चार्ज पे बता रही होगी? अब अगर एक सिंगल चार्ज पूछता तो हम चलो क्वांटाइजेशन से निकाल देते। तीन चार्जेस है, कांटेक्ट किया, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है हमें तो नहीं पता, लेकिन अपने को ये पता है चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यार बिफोर टचिंग उसका नेट चार्ज कितना था? 3 -3 +5e। तो अपने पास बिफोर कितना था? +5e। ये बात अपने को क्लियर है? तो आफ्टर चार्जिंग भी क्या होना चाहिए भाई? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होना चाहिए? सिर्फ ट्रांसफर। यानी अगर बिफोर 5e है तो आफ्टर भी क्या होना चाहिए? 5e। और ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर है। तो बेटा इसमें देखें, 5e +5e, 10 -4 6 हो गया। यानी ये तो नहीं हो सकता। दूसरा आया 6 + 6 12 -7, तो ये क्या आया? 5e आया। चलो ये पॉसिबल है। और क्या हो सकता है? सी पे देखें, -4e। और यहां पे ये कितना आया बेटा? 6 + 3 9 5, ये भी क्या आ गया? अब ये देखिए, 5 + 12 माइनस ये क्या आ गया बेटा? 4 ही आ गया। तो ये तो गलत हो गया, यानी दो तो गलत हो गए। अब ये दो बच गए। अब ये सी ऑप्शन करेक्ट या बी ऑप्शन करेक्ट?
बी ऑप्शन करेक्ट, सी क्यों नहीं? अब ये बात आपने समझी कि यहां से क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी लगी। ये जो है ये क्या है उसके आगे का, Q इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, एन ई। अब यहां से उसने थ्योरी के पार्ट को कहां पूछ लिया, न्यूमेरिकल में पूछ लिया। Q इज इक्वल्स टू एन ई हुआ, एन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, बट इसमें उसने क्या किया 5.5, क्या किया 3.5, तो आ तो 5 ही रहा है, बट ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? समझ आई बेटा बात? तो ये उस थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट क्यों लगती है, इसलिए लगती है कि वो नहीं पूछा हमसे, हमसे क्वांटाइजेशन पूछता हमने रट रखा था, पूछो हम तो पूरी कहानी लिख देंगे। लेकिन उसने क्या पूछ लिया, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बच्चे के पास अगर ये ऑप्शन पहले आ जाए तो उसने पहले इसको टिक कर देगा, ये ठीक है। ऑब्वियस सी बात है गलती हो जाएगी, प्लस करके देखा 5 ही आ रहा है, दैट मीन्स हमने कहा जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में भी है, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। लेकिन ये छोटा सा पॉइंट दिमाग में नहीं जाता कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस बात को मुझे वहां पे ध्यान रखना है। इज इट ओके? ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। इसने बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 1 कूलम चार्ज है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो कितना नेट चार्ज उसके पास बचा? तो पहले अपने पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी कितना चार्ज उसने गेन किया होगा नेगेटिव साइन के साथ, माइनस एन ही हो गया। एन कितना लिया बेटा आपने ने, 5 इंटू 10⁻18 विद माइनस ऑफ साइन, एंड दिस इज 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये क्या हुआ बेटा, -1 पॉइंट हटाया 10, 5 वन जा 5 टू जा 2 वन जा 2 8 जा, ये क्या आया बच्चे 8/10, 0.8 कूलम विद माइनस ऑफ साइन। बट पूछा क्या गया है, नेट चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल एडिटिव होगा, उसके पास पहले कितना था 1 कूलम, बाद में कितना आया 0.8 कूलम, तो कितना बचा? समझ आई बात? तो ये कहां से आ गया, उस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल दिया हमने। तो आपको ये छोटी छोटी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि ये ब्रेकेज करके करनी है, और ये ब्रेकेज के साथ इन क्वेश्चंस में जो भी रिलेटेड डीपीपीज हैं आपको, वो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस की, पेस्ट करने हैं अपने रजिस्टर्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है, और साथ स्टार्टिंग से करोगे कोई भी मुश्किल नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वाओ फैक्टर पूछ लिया जाता है, पूछा मैंने आपको सिंपल बताया, जो चीज थ्योरी बताई, जो अब तक हम 11th में क्या करते थे, डेड कर देते थे, बस हमें आ गया। अब उसके ही 2 क्वेश्चंस बताए जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर देते। ठीक है बेटा, ये पीपीटी अभी आपको ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट क्लास में इसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग और साथ में इसकी डीपीपी एक डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस ऐसे ही।